हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वंश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। भाई कैसे हो सारे के सारे? भाई सर आज आ गए हम लोग आपके डीएनएफ ब्लॉक का एक तीसरा लेक्चर लेके। भाई लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, आप जानते हैं हमने डीएनएफ ब्लॉक को शुरू कर दिया था। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है हमने वो जाना था। फिर मैंने इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं वो भी बताए थे। और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे अपनी पहली जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट वाज एटॉमिक साइज के ऊपर। ठीक है, आज हम इसके आगे की कहानी देखने जा रहे हैं, इसके आगे की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं। उससे पहले जनता का मूड तो आज नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड है। ठीक है चलिए कोई नहीं, कल से हम वापस से अपने लाइव लेक्चर में आ जाएंगे उसी जोश के साथ। लेकिन सर आज के लेक्चर में भी पूरे पूरे जोश में आपको मेरे साथ बैठना है। तो हम बात करेंगे अपने आगे की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में जितनी भी मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको मैं निपटा दूं, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है ना? किसी भी चीज को स्किप नहीं करना, आराम से आपको मेरी बातों को सुनना है। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर, सारी की सारी चीजें बहुत हलवा है, देखते जाओ बस। ये बात तो आपको समझ में आ गई थी, ये बात तो आपको समझ में आ गई थी कि सर मेरा जो 3D 4D 5D या जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें साइज का ट्रेंड कैसा होता है। पहले तो साइज कम होगा, फिर साइज बराबर होगा, फिर साइज ज्यादा होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना? ये चीज मैंने आपको बताई थी सर। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जब स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेट करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है वो आपके सबसे आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज क्या होता है? कम होता है। यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को क्या करता है? डोमिनेट करता है। जब मेरे डी में बहुत ही कम, इक्का दुक्का 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा, साइज छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक स्टेज आती है जब मेरे पास डी सेल में 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है ना? 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तब जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उतना ही मेरे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं। ठीक है ना? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब जो, इधर देख बताता हूं क्या होता है। ये ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना? और ये आजू बाजू वाले हो गए मेरे शेल्स। अच्छा, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको देखने को मिले इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज दिखाता है, ठीक है ना? वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि न्यूक्लियस वाला चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला चार्ज। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ये सेम चार्ज होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये अट्रैक्ट भी हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी हो रहा है और इससे इसकी वजह से रिपेल भी हो रहा है, धक्का भी खा रहा है। एक कह रहा है पास आ, एक कह रहा है दूर भाग। तो स्टार्टिंग में जब D1 D2 D3 आपके डी में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? तब उस केस में क्या होता है कि ये अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ये अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज क्या होगा? साइज छोटा होता है। जब मेरे पास D4 D5 D6 D7 डी में 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना? तब उस केस में जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये रिपेल करेगा। जितना अट्रैक्ट कर रहा है उतना रिपेल कर रहा है। तो सर अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर हैं, तो साइज ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, साइज उतना ही रहता है। मैंने बताया ना, इधर देख, मैंने बताया कि एक स्टेज आती है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, सेम रहता है। आगे आगे आगे, फिर मैंने आपको कहा कि सर जब आगे D9 D10 मतलब डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उस केस में ये जो रिपल्शन है ना, ये जो रिपल्शन है ये बहुत ज्यादा हो जाता है। रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बोलता है कि अरे भैया अट्रैक्शन अट्रैक्शन, कहता है अरे भग यहां से। इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो जो अट्रैक्ट कर रहा है वो भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि साइज बड़ा होने लग जाता है। ये क्या करता है? ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को ऐसे रिपेल करते रहते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, साइज मेरा बड़ा होता है। तो दैट इज द रीजन जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में
स्टार्टिंग में साइज क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मैं लिख देता हूं ये बात भी फिर से, स्टार्टिंग में यहां पर इसका रिजल्ट क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। स्टार्टिंग में एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फिर एटॉमिक साइज क्या रहता है, मेरा एटॉमिक साइज मेरा एटॉमिक साइज बराबर रहता है। इस वाले केस में, इस वाले केस में आप बोलोगे सर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज लगभग बराबर रहता है। ठीक है, और लास्ट में जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, इस केस में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्या ये बात आपको मेरी समझ में आई? जल्दी देखो, फिर अपन आगे देखते हैं, जल्दी देखो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके आगे मैंने आपको एक कहानी बताई थी, इसके आगे मैंने आपको कहानी बताई थी ये वाली। ये तो आपने बात करी थी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो और जब डाउन द ग्रुप आओगे 3D 4D 5D में, तब क्या होता है सर, जब हम 3D 4D 5D में आते हैं तो जैसा हमने पढ़ा था, डाउन द ग्रुप आते हो साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप आते हो साइज बढ़ेगा, तो 3D से बड़ा 4D, 4D से बड़ा 5D। लेकिन ये होता है सिर्फ ग्रुप 3 के लिए, ये होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 3 के लिए। रीजन क्या है, रीजन क्या है, 5D क्या होता है, लैंथेनम। लैंथेनम के बाद 57 के बाद क्या होता है, पहले तो आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले तो लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है। यहां पर क्या होती है, लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाती है, लैंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट होती है। और फिर उसके बाद जब लैंथेनॉइड सीरीज खत्म होती है, फिर मेरा 5D का अगला एलिमेंट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, हैफनियम HF, जिसका एटॉमिक नंबर है 72। मतलब सर इनके लैंथेनम और हैफनियम, इनके बीच में कितने, लगभग 14 एलिमेंट्स और आ जाते हैं, है ना। इनके बीच में लगभग 14 एलिमेंट्स और आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कुछ गैप आ जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे 3D सीरीज जो है अपनी, 3D सॉरी ग्रुप 3 जो है, ग्रुप 3 में सेम पैटर्न फॉलो होगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। लेकिन जब मैं आगे ट्रांजिशन सॉरी लैंथेनॉइड वाले एलिमेंट्स को पार करके यहां पर आता हूं, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 12 तक, क्योंकि अभी तो मेरे लैंथेनॉइड सीरीज पूरी खत्म करके आ रहा हूं मैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि 4D और 5D सीरीज जो है ना मेरी, उनका एटॉमिक साइज लगभग बराबर होता है, उनका एटॉमिक साइज लगभग बराबर होता है। इसका रीजन मैंने आपको बताया था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो समझने से पहले आप ये समझो कि साइज बराबर क्यों होता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात। पानी पी ले, 1 मिनट, पानी पानी पानी। हम्म, क्या होता है सुनिएगा मेरी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। सर 3D से नीचे आए, साइज बड़ा, है ना, 3D से नीचे है साइज बड़ा, जानते हैं। 4D से 5D में आते हो ना, तब भी साइज बढ़ता है। 3D 4D 5D साइज बढ़ता है, लेकिन 5D 5D में ना एक बड़ी खास सी हरकत होती है, एक बड़ी खास सी एक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 3D 4D 5D, लेकिन 5D में क्या हुआ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, साइज को कम करता है। तो 4D 5D पे साइज बढ़ा, लैंथेनॉइड की वजह से वापस से घट गया। 3 4 3 4 5, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन खचा। तो 4D और 5D का, 4D और 5D जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 12 तक, उनका साइज हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। उनका साइज हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि जो आपका यहां पे ग्रुप 4 से लेके 12 तक साइज बड़ा सर, जब मैं 4D से 5D में आया, जब मैं 4D से 5D में आया, साइज बड़ा। क्यों? क्योंकि शेल्स बड़े। साइज कम हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए 4D और 5D का जो साइज होता है वो बराबर होता है। पहले ये समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं आगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। आई बात समझ में? अब समझना, देखिए। हम्म, हाँ, हमने ना लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एक चीज लिखी है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स या 4f सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी है, समझना क्या है। पहले ना गौर से सर, मान लो मैंने आपसे कहा, हाँ, गौर से ना, गौर से। सर अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करूं,
जिन जिन को डाउट है लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन अभी समझ में आ जाएगा बेटा, 5 मिनट लगेंगे। देख, तो मैं दोनों भाषाएं समझा दूंगा, पहले तो अपनी वाली है ना, और फिर केमिस्ट्री वाली, देखते जलाला। और एक बार लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझ गए ना, आगे बहुत सारी चीजों में आपका लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये सब चीजें आती रहेंगी, तो उस टाइम पे समझना कि अच्छा सर ये हो रहा था इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना, गौर से समझना। सर मैं आपको बोलूं कि एक है अपनी क्लास का, एक है अपनी क्लास का बड़ा ही होनहार स्मार्ट सुंदर बालक, जिसका नाम है, रुक जा, जिसका नाम है, हाँ, इसका नाम ले लेते हम लोग, साइलेंट बॉय, है ना, साइलेंट बॉय है ना अपनी क्लास में, एक पता होगा। तो देखो, मान लो हमारी क्लास का एक बड़ा ही होनहार स्मार्ट सुंदर सुशील ब्यूटीफुल लड़का है साइलेंट बॉय। इसको क्लास की एक सुंदर कन्या पसंद है ना, इसका नाम लेट्स टेक हो गया बबली, इसका नाम हो गया लेट्स टेक बबली। अब सर सुंदर साइलेंट बॉय को अपनी बात, अपने दिल की बात बबली तक पहुंचानी है, सुंदर कन्या तक पहुंचानी है। बबली भी क्यों ले यार, सुंदर कन्या ले लेते हैं ना यार, ऐसे फालतू में किसी का नाम बबली हुआ वो बुरा मान जाएगी। ये कौन हो गई भी, सुंदर कन्या, है ना। साइलेंट बॉय को अपने मन की बात, अपने दिल की बात सुंदर कन्या तक पहुंचानी है। लेकिन सर यहां पर चार केसेस हो सकते हैं, यहां पर चार केसेस हो सकते हैं। पहला केस समझो, पहला केस समझो, मुझे मुझे अपनी जो बात है दिल की बात, मुझे नहीं साइलेंट बॉय को, ठीक है। देखिएगा, मुझे साइलेंट बॉय को अपने कोई मन की बात कहां तक पहुंचानी है, सुंदर कन्या तक पहुंचानी है। अब सर रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे जैसे इसने बोला कि सर मुझे अपना संदेश इसने बोला कि सर मुझे अपना संदेश सुंदर कन्या तक पहुंचाना है, लेकिन रास्ते में खड़े हुए हैं सुंदर कन्या के पिताजी, रास्ते में खड़े हुए हैं सुंदर कन्या के पिताजी। रास्ते में खड़े हैं सुंदर कन्या के क्या, पिताजी, बोले तो फादर जी। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, क्या इसकी बात, क्या अपने साइलेंट बॉय की बात सुंदर कन्या तक पहुंच पाएगी? क्या अपने फादर साहब की बात सुंदर कन्या तक पहुंच पाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों भैया, फादर साहब है, स्ट्रिक्ट है, वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे, कुछ बोल के तो दिखा तू, है ना, ये पीछे खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो केस है, अगर साइलेंट बॉय को कोई बात बोलनी है, सामने फादर साहब खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं, पापा जी हैं, तो क्या कोई भी संदेश सुंदर कन्या तक आ पाएगा? नहीं आ पाएगा सर। क्या हो पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, समझना बात। चलो, अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं। इस बार जब साइलेंट बॉय को अपनी कोई दिल की बात आगे सुंदर कन्या तक पहुंचानी थी, यहां पर खड़ी हुई हैं आपकी कौन, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी।
बड़ी दीदी हैं, बड़ी दीदी आगे बैठी हुई हैं, इसको अगर कोई बात पहुंचानी है ना, इसको अगर कोई बात पहुंचानी है तो क्या होगा, ये पहले ट्राई करेगा, नहीं हो पाएगा, फिर ट्राई करेगा, नहीं हो पाएगा, फिर ट्राई करेगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन इसने बोला अरे दीदी है ना, दीदी, दीदी को भी पता होता है, तो जब इसने ट्राई किया किया किया, एक बात या मान लो अगर इसने 4 बार ट्राई किया तो एक मैसेज तो ये भेज देगा, क्यों, क्योंकि भाई दीदी है। भाई पिताजी तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, दीदी क्या होती है, दीदी थोड़ी सी अपने जैसी होती है, दीदी से अरे दीदी ऐसा कर दो, तो दीदी को होता है, तो अगर दीदी है वो थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, तो 4 में से एक बात तो शायद मेरी पहुंच जाए कहाँ, सुंदर कन्या तक। ओके सर, ओके सर। अब मान लो यहां पर तीसरा केस ले लो, यहां पर आ गई सुंदर कन्या की कोई सखी सहेली, यहां पर आ गई सुंदर कन्या की कोई सखी सहेली। इसको कैसे करें, ये कौन आ गई, इसकी कोई फ्रेंड, अगर इसकी कोई फ्रेंड आ गई सुंदर कन्या की, और साइलेंट बॉय को अपनी कोई दिल की बात पहुंचानी है, तो पहली बात तो चलो निकल जाएगी, दूसरी बात ये कहेगी अरे पढ़ाई नहीं कर रही है क्लास नहीं देख रही है, ऐसी ऐसी हरकतें करेगी, अभी मम्मी को बोलूं, तीसरी बात फिर पहुंच गई, चौथी बात फिर क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ठीक है ना, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दो लोगों को आपस में बात करनी है, दो लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो कितनी इजीली हो सकता है। अगर पिताजी हैं तो कम्युनिकेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अगर दीदी आ गई, बड़ी दीदी, बड़े भैया है, बड़ी दीदी आ गई, तो फिर भी चलो थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। फ्रेंड आ गया, फ्रेंड, तो फ्रेंड जो होता है वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ फ्रेंड बड़े खड़ूस होते हैं, है ना, बड़े वैसे होते हैं, नेता बनते हैं, कुछ कुछ तो अरे कोई बात नहीं चल रहा है, तो फ्रेंड के केस में आप थोड़ी बहुत बातें और कर सकते हो, थोड़ी बहुत मैसेज और पास कर सकते हो। और सर अगर यहां पर खड़े हैं कौन, वंशु सर, ये कौन आ गए, ये आ गए आपके वंशु सर, मस्त है, चश्मा वश्मा लगा दूं जरा, ठीक है, ले ये आ गए आपके वंशु सर का, कूल यो चेन भी पहना दूं क्या, चेन भी पहना दे लो, अरे नहीं यार अजीब सी लग रही है, ठीक है, चेन पहनाए क्या, चेन भी पहना दी, कतई यो वंशु सर आ गए। अगर वंशु सर हैं सामने और साइलेंट बॉय को की बात कहनी है, तो साइलेंट बॉय तो बाद में बोलेगा, वंशु सर पहले, अरे सुंदर कन्या, साइलेंट बॉय ऐसे से कह रही है, तो मैं तो पहले ही बता देता हूं सारी बातें, तो अगर मैं हूं तो आप सारी बातें खुल के, है ना, सारी बातें खुल के मेरी क्लास में बोल देते हो, है ना, मेरी क्लास में तो सारी बातें खुल के हो जाती हैं। तो इससे ना आपको समझ ही आएगा मतलब क्या है, मैंने इन सारी बातों से मेरा मतलब क्या है, इन सारी बातों से मेरा मतलब क्या है, मेरा अर्थ क्या है, आप सबसे पहले तो वो समझिएगा। जो सबसे पहला केस है यहां पर, मुझे अगर अपनी कोई बात कहनी थी, तो क्या मैं इजीली कह पा रहा था, क्या मेरा मैसेज इजीली पास हो पा रहा था, आप कह रहे हैं नहीं सर, तो यहां पर जो शील्डिंग है, शील्डिंग, पिताजी ने जो शील्ड लगा रखी है वो कैसी है, बहुत स्ट्रांग है। भाई यहां पे जो शील्डिंग पावर है, यहां पे पिताजी की जो शील्डिंग पावर है, यहां पे पिताजी की जो शील्डिंग पावर है वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। पिताजी की जो शील्डिंग पावर है वो बहुत 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 ज्यादा है, पिताजी की जो शील्डिंग पावर है बहुत ज्यादा, पिताजी बहुत बढ़िया ढाल की तरह, शील्ड की तरह खड़े हुए हैं कि हाँ भाई कोई भी एक बात तू बोल के दिखा मेरे आगे से, है ना। जब बड़ा भाई बड़ी बहन आ जाते हैं तो यहां पे जो शील्डिंग पावर होती है, जो बड़े भाई बहन की शील्डिंग पावर है, बेटा इसने क्या किया, 4 बार ट्राई किया तो एक मैसेज तो इसने दे ही दिया, तो यहां पे जो मेरी शील्डिंग पावर है वो ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरी शील्डिंग पावर ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं, मेरी शील्डिंग पावर थोड़ी कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई फ्रेंड आया तो फ्रेंड ने क्या किया, फ्रेंड ने 4 में से 2 मैसेज पास कर दिए, तो यहाँ पे जो शील्डिंग पावर हो गई वो क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे जो मेरी शील्डिंग पावर है वो क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, है ना, 2 रेस पास हो गई, 2 मैसेज चले गए। और अगर वंशु सर है तो वंशु सर तो कह रहे हैं अरे बिंदास तू बात कर, नीट अपन बाद में निकाल लेंगे, नीट निकालना कोई जरूरी थोड़ी ना, डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन पहले बात करनी जरूरी है ना, ये ज्यादा जरूरी काम है। तो वंशु सर के केस में शील्डिंग पावर क्या है,
एकदम कम है, एकदम लो है, एकदम घटिया है। वंशु सर के केस में शील्डिंग पावर एकदम कम है। अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हो, अगर आप मेरी इतनी बात समझ गए हो, तो आप बाकी आगे की बातें समझिए। पहले ये समझो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। मैंने आपको बताया शील्डिंग पावर का केस, शील्डिंग पावर का केस, कि अगर आपके सामने अलग अलग केसेस लगे हुए हैं। एसी चला दूं जरा। और ये क्या हो रहा है? बढ़िया, चलिए चलो, ठीक है। तो ये शील्डिंग पावर आप समझ में आ गई ना आपको, शील्डिंग पावर की कहानी, ताकि शील्डिंग पावर क्या होती है, कि कौन अच्छा ढाल है। अब इसी को, अब इसी को, अच्छा बात समझो, अगर मेरा एक भी मैसेज सुंदर कन्या तक नहीं पहुंचा, तो क्या ये मेरे बारे में, मेरी दिल की फीलिंग्स के बारे में समझ पाएगी? कभी नहीं। इसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। मतलब अभी साइलेंट बॉय का सुंदर कन्या पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका एक भी मैसेज नहीं पहुंचा। यहाँ पे एक मैसेज पहुंचा तो सुंदर कन्या धीरे धीरे करके जानेगी कि अच्छा साइलेंट करके कोई है। तो यहाँ पे ज्यादा मैसेज पहुंचे तो ये ज्यादा समझेगी, साइलेंट बॉय का ज्यादा इफेक्ट होगा सुंदर कन्या पे। मतलब कि अच्छा साइलेंट बॉय क्लास में पढ़ता है, कुछ कुछ तो हरकतें करते, कुछ कुछ तो बोलता रहता है। यहां पर एक एक सारे के सारे मैसेजेस पहुंच रहे हैं सुंदर कन्या तक। सुंदर कन्या कहेगी ओ माय गॉड, साइलेंट बॉय सो हैंडसम, कितना कूल है, मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। तो अभी इस स्टेज में जब ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मेरे पहुंचेंगे, साइलेंट के पहुंचेंगे, तो ये क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसके प्रति इफेक्टेड होगी, है ना, अफेक्टेड होगी, इफेक्टेड होगी। इतना ज्यादा इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। यहां पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसको, किसका, साइलेंट बॉय का। यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब इसको हम आगे समझेंगे, इसको हम आगे समझेंगे, समझिएगा पहले सर। अब इसको ना थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट से समझते हैं, लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा। ये मैंने आपको बता दी ना, यही है लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बात खत्म। अब इसको केमिस्ट्री के पॉइंट से पढ़ो कैसे। सर मैंने यहां पर लिया, मैंने यहां पर लिया वही चार केसेस बनाता हूं मैं। 1 2 4 3। सबसे पहला केस हमने लिया, नीला वाला साइलेंट बॉय ना, तो नीला वाला हो गया मेरा न्यूक्लियस। ठीक है। सुंदर कन्या जो पिंक कलर से थी, वो हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऑरेंज कलर से शील्ड थी ना, शील्ड, तो ये हो गई मेरी शील्ड। बस खत्म। अब बात समझना आप मेरी। ठीक। अब समझो, यहां पर ही क्या कर रहा था, मैसेज पास कर रहा था ना। सेम साइलेंट बॉय या मेरा न्यूक्लियस क्या करेगा, रेस फेंकेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाले क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन रास्ते में आपको दिखा एक एस सबशेल, रास्ते में आपको दिखा एक कौन सा, एस सबशेल या फिर एस ऑर्बिटल। ये कौन सी आपकी एस ऑर्बिटल। दूसरे केस में मेरा हो गया ये पी ऑर्बिटल। तीसरे केस में मेरा हो गया ये एस पी डी ऑर्बिटल। और चौथे केस में मेरा हो गया ये एफ ऑर्बिटल। चौथे केस में हो गया मेरा ये एफ ऑर्बिटल। ठीक है। ये बात मुझे समझ में आ गई, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो पहला था एस ऑर्बिटल। सर पहले मेरी शील्डिंग क्या थी, बहुत ज्यादा थी, चार रेस फेंकी, एक भी रे पास नहीं होने देगा। क्या इस न्यूक्लियस को पता भी चलेगा कि कोई, इस इलेक्ट्रॉन को पता भी चलेगा कि मेरे आसपास कोई न्यूक्लियस है जो मुझे अट्रैक्ट करना चाहता? नहीं। ये मस्त रहेगा, बिंदास। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ था, जब बड़ा भाई बड़ी बहन आ जाते हैं, तो आप जितनी भी रेस फेंकते हैं उनमें से खाली एक होती है जो पास होती है, बाकी सारी की सारी ब्लॉक हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हल्का हल्का एहसास होगा कि भैया कोई है जो मुझे अपनी तरफ हल्के 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 अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है।
फिर कौन सा केस आया था, फिर आपका केस आया था फ्रेंड वाला। फ्रेंड में शील्डिंग पावर क्या होगी, थोड़ी और कम होगी, तो इसकी जो शील्ड है वो थोड़ी और कम हो जाएगी। नहीं, ये चला गया, ये नहीं, ये चला गया। क्या यहाँ पे न्यूक्लियस का इफेक्ट थोड़ा और ज्यादा नहीं हो गया? मेरे इलेक्ट्रॉन को पहले कोई नहीं खींच रहा था, तो ये कहेगा भाई मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कुछ है। यहां पर एक रे है जो खींच रही है, तो ये कहेगा भैया हल्का 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 अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत हल्का हल्का। तीसरे वाले केस में अगर मैं देखूं, तीसरे वाले केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे मैंने देखा कि सर इधर मेरे को हल्का हल्का क्या देखने को मिल रहा है, अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बट कितना, 2 रेस का। मतलब यहां पे तो 0 अट्रैक्शन था, यहां पे एक रे हल्का बहुत खींच रही थी, और यहां पे 2 रे खींचे तो अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ गया। यहां पे लास्ट वाला अगर मैं देखूं, लास्ट वाला जितनी भी रेस थी, तो जितनी भी रेज हैं सारी की सारी पास हो जाएंगी, जितनी भी रेज हैं सारी की सारी पास हो जाएंगी, जितनी भी रेज है सारी की सारी पास हो जाएंगी। और ये इलेक्ट्रॉन पे अगर इतनी सारी रेज क्या हो रही हैं, पकड़ रही हैं, इतनी सारी रेज जाके इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट कर रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा खींचा चला आएगा। यहां पे तो कहेगा मस्त, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे समझना। ये यहीं रहेगा, कहेगा भैया मेरे को मतलब ही नहीं, कहेगा मेरे को मतलब ही नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मेरे पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। यहां पर ये क्या कहेगा, कहेगा भैया हल्का 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, बहुत ही हल्का 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 हल्का, ठीक है ना, बहुत हल्के हल्के तरीके से आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि एक रे है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है। शील्डिंग पावर थोड़ी कम हो गई थी, इसने 4 में से 1 को पास होने दिया। यहां पर जब डी सबशेल लेते हो आप, डी सबशेल लेते हो, डी सबशेल में ये तेजी से जाएगा, है ना, तेजी से, क्योंकि 2 रेज हैं जो उसको अट्रैक्ट कर रही है। और ये वाले केस में भाई इतनी सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है इस पे, देख रहे हो, इतनी सारी 4 रे मिलके से खींच रही है, ये गोली की रफ्तार से ऐसे इसके न्यूक्लियस के पास भागा चला आएगा। तो बात समझो, यहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पी में बहुत हल्की सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, हल्की 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 हल्की, आपको पता भी नहीं चलेगा। डी में हाँ सर थोड़ा सा तो अट्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन पास जा रहा है, है ना। और एफ में अरे जू, देख कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो भाई बात सुनो, ये मेरा आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर शेल वाला। ये एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का साइज। तो मेरा अगर साइज ये है, और अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये होता है मेरा लैंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सर ऐसे इलेक्ट्रॉन, अगर आपने जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो, अगर आपको मैं बोलूं, हम लोग जब वो पढ़ेंगे एक्टिनोइड्स पढ़ेंगे, लैंथोनाइड और एक्टिनोइड्स पढ़ेंगे ना अभी आगे जाके, अभी तो मैंने आपको खाली डी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, एफ ब्लॉक जब पढ़ाऊंगा तो मैं लैंथोनाइड एक्टिनोइड्स दोनों लूंगा। तो जब लैंथोनाइड्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि लैंथोनाइड्स की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, लैंथोनाइड्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4f 1 से 14 d 0 से 1 6s2, ये होती है आपकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथोनॉइड्स जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, 3 के बाद सारे के सारे लैंथोनाइड्स आते हैं, फिर लैंथोनाइड के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इसमें आते हैं, D1 D2 D3। लेकिन लैंथोनॉइड्स जो मेरी 5D सीरीज है, जो मेरी ये 5D हैफनियम है, हैफनियम से पहले क्या आ गया होगा, पूरा का पूरा 4f सबशेल आ गया होगा, मतलब जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है, इनसे पहले मुझे कौन सा सबशेल मिलेगा, उनसे पहले मेरे को 4f सबशेल मिलेगा, उससे पहले मेरे को 4f ऑर्बिटल मिलेगा। 4f ऑर्बिटल है, उसकी शील्डिंग कैसी, सर 4f की शील्डिंग तो बहुत बेकार है, 4f की जो शील्डिंग है वो बहुत बेकार है। मतलब जो मेरे ये है ना 5D वाले एलिमेंट्स होते हैं, 5D वाले एलिमेंट्स, उनके 5D 6s उससे पहले आपको क्या दिखेगा, आपको 4f दिखेगा। 4f की शील्डिंग ऐसी बहुत बेकार है, तो जितनी भी रेस हैं सारी की सारी 4f को चीरते हुए कहां जाएंगी, 5D पे जाएंगी, 6s पे जाएंगी, है ना। 5D के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5D सीरीज के जो हैं अपने एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 5D में जाएंगे। तो जो 5D वाले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है 4f का, तो क्या किया, 4f को तो सारा का सारा चीर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से 5D के इलेक्ट्रॉन्स है, तो 5D के इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इन पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा। इस वजह से 5D का जो साइज है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा।
आई बात समझ में? हाँ, अभी आगे जाके मैं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी बताऊंगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें आप एक चीज और अच्छे से सीखेंगे, पहले ये समझो। उसमें आप एक चीज समझो और अच्छे से। सर, मैं हूं, आयनाइजेशन क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैंने इसको एनर्जी दी, एनर्जी दी, और ये क्या हो गया? निकल गया, एक्साइट हो गया, आयनाइज हो गया, तो हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, मैंने इसको एनर्जी दी, ये एक्साइट हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन एक चीज बताओ, अभी क्या इसको किसी ने पकड़ रखा है? नहीं सर, आप एनर्जी दोगे ये चला जाएगा। इसकी बात कर, इसकी बात, क्या इसको किसी ने पकड़ रखा है? आप कहोगे हाँ सर। तो जब मैं इसको एनर्जी दूंगा ना, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, तो ये इजीली नहीं जाएगा। क्यों? अरे बेटा, मुझे अगर इसको भगा के लेके जाना है, समझना, मुझे अगर सुंदर कन्या को भगा के लेके जाना है, क्या इसको कोई रोकने वाला है? नहीं सर, मैं ऐसी भगा ले जाऊंगा। अगर मुझे सुंदर कन्या को भगा के ले जाना है, तो सर इसको एक बंदे ने पकड़ रखा है, तो उस बंदे से छुड़ाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन फिर मैं इसे ले जाऊंगा। इधर देख, यहां पे अगर मुझे इस बंदे को, इसको, इस सुंदर कन्या को भगा के लेके जाना है, इसको दो लोगों ने पकड़ रखा है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, फिर इसको मैं भगा पाऊंगा। यहां पे सर इसको चार लोगों ने पकड़ रखा है, तो अगर मुझे इसे आयनाइज करना है, मुझे इसे फ्री करना है, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? साइज कम होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बस ये है कि लैंथेनॉइड की वजह से ये 4F की वजह से जो हरकत हो रही है, 4F कौन होते हैं? 4F वाले लैंथोनाइड होते हैं। सेम ही हरकत अगर 5F वाले करेंगे, सेम ही हरकत अगर 5F वाले करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एक्टोनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, एक्टोनाइड की हरकत कहलाएगी। तो ये 4F वाले की आने की वजह से, 4F की आने की वजह से, ये जो लास्ट वाला 5D या जो मेरे इसके बाद वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? साइज छोटा कर देते हैं, वो आपका ना आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी न्यूक्लियस इसको अच्छे से अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या मैं इसको भगा ले जा सकता हूं इजीली? नहीं सर, क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको क्या पकड़ रखा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे में क्या होती है? बढ़ जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जल्दी से देखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे हम्म, इसकी शील्डिंग पावर कैसी है बेटा? मैक्सिमम। इसकी शील्डिंग पावर नंबर 1। इसकी शील्डिंग पावर सेकंड नंबर पे, नंबर 2। इसकी शील्डिंग पावर तीसरे नंबर पे, नंबर 3। और इसकी शील्डिंग पावर चौथे नंबर पे, मिनिमम जैसे कहते हैं ना, मिनिमम। ये क्या हो गई? तीसरे नंबर पे। इसकी शील्डिंग पावर चौथे नंबर पे, 4F की क्या होती है? ये मिनिमम। और इसकी क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। ठीक है, इसकी शील्डिंग पावर क्या है? मैक्सिमम। इसकी क्या है? मिनिमम। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। देखिए, हम्म 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 हम्म, हम्म। ये था लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो मैं आपको जितना इजी करके बता सकता था, मैंने उतना इजी करके बताया है। शील्डिंग पावर बहुत ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस की एक भी रे पास नहीं हो पाएगी। ये फ्री है, आवारा है, जो करना है कर। अगर मेरी शील्डिंग पावर बहुत कम है, जो कि किसकी होती है? एफ की होती है। अगर आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। जो शील्डिंग पावर है, अगर आप लोग नहीं जानते हो, शील्डिंग पावर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा किसकी होती है? एस की, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है ना? शील्डिंग पावर बोलिए, पेनिट्रेशन पावर बोलिए, ये सारी की सारी किसकी होती है? हाँ, ठीक है, कुछ ऐसा। तो एफ की जो शील्डिंग पावर है वो बहुत बेकार है। उसकी वजह से क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री नहीं होता। ये इसका जो बर्ताव है, इसका जो बिहेवियर है, वो इस न्यूक्लियस के चार्ज पे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। तो सर, अगर ये हरकत 4F ने करी है, F तो करेगा ही, लेकिन F में कौन सा वाला? 4F। अगर 4F ने ये हरकत करी है, तो 4F मतलब लैंथेनॉइड वाला लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 5F ने करी है तो 5F वाला एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुई? दोनों चीजें सेम है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम चीजें करती हैं। बस अगर 4F ने किया है तो लैंथेनॉइड हो जाएगा, 5F ने किया तो एक्टिनॉइड हो जाएगा। दोनों चीजें मैंने आपको एक बारी में एक्सप्लेन कर दी। देखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, पानी ले लें जरा। आप ये लिखिए फटाफट, इसमें अगर आपको कुछ लिखना है।
ये पीछे वाला तो क्या ही लिखोगे, और ये मैंने आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में, ठीक है ना। लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अब आपको पुअर शील्डिंग का मतलब समझ में आया होगा। एक मिनट दीजिए, मैं पानी ले लूं। हम्म चलिए सर आगे। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी आती है मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो मैंने अभी अभी आपसे बात करी। ठीक है, क्या था कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो जनरली, मैं 11th वाला पीरियोडिक टेबल वाला बता रहा हूं कि हमने वहां पर क्या पढ़ा था और यहाँ पे क्या चीजें डिफरेंट है। और डिफरेंट अगर हैं तो 99% चीजों में उनका रीजन आएगा लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ऑन मूविंग अलोंग अ पीरियड, ऑन मूविंग अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पे लेफ्ट में क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी, यहां पे मिनिमम होगी, और यहां पे मेरी आई ई मैक्सिमम होगी। यहां पे कोई डाउट नहीं है, ये तो सिंपल है, जो हमने 11th में पढ़ा था। लेफ्ट टू राइट मूव करते हो आई ई बढ़ती है, यहाँ पे भी आई बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, चिल है। ठीक है, आगे का अगर हम देखें, अभी आगे की कहानी देखें सर, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे का सुनिएगा। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आई ई डिक्रीजेस, जैसे जैसे साइज बढ़ता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है ना। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो मेरा साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके प्रति पावर, उसके प्रति होल्ड, उसके प्रति फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी गिरती है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने 3 बार क्यों लिखा है, अभी बताता हूं मैंने 3 बार क्यों लिखा है। हम्म नीचे आते कम होती, हाँ भाई सबसे ज्यादा किसकी होगी, 3D की, सबसे ज्यादा 3D, फिर 4D, और फिर 5D। 3D, 4D, 5D, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसकी है, 3D की, फिर 4D की, फिर 5D की। ये किसका होता है सर, ग्रुप। ये होती है, ये जो नॉर्मल ट्रेंड है, जब तक मेरे लैंथोनाइड्स नहीं आए, ये उनके लिए होता है, दैट इज ये है मेरा ग्रुप 3 के लिए, जैसा हमने साइज में देखा था। ये ग्रुप 3 के लिए है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। ये ग्रुप 3 के लिए है, ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैं आगे जाता हूं, जैसे ही मैं आगे जाता हूं बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो 5D में आपको देखने को मिलता है, 5D में आपको देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं सर वो, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी अभी बताया था लैंथोनाइड, अगर लैंथोनाइड का बहुत ज्यादा होल्ड होगा, लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस का अगर बहुत ज्यादा होल्ड होगा इलेक्ट्रॉन पे, तो आप उसे इजीली आयनाइज नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूं डाउन द ग्रुप आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन सर लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट वाला, उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगने लग जाती है, तो वो इतनी भी कम नहीं होती। यहां पे मेरा जो ऑर्डर होता है, यहां पे जो मेरा ऑर्डर होता है वो एकदम पलट जाता है। यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर होगा वो एकदम पलट जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा, मतलब सबसे कम 3D की, फिर 4D की, फिर 5D की। ये किसके लिए है सर, ये किसके लिए है, एक मिनट। ये जो है ना आपकी कुछ ये आपके कुछ चुनिंदा ग्रुप होते हैं, चुनिंदा ग्रुप बोले तो, दिस इज फॉर ग्रुप 4, 5, 6, 10, ठीक है ना। ग्रुप 4, 5, 6, 10 के लिए, ग्रुप 4, 5, 6, 10 के लिए ये आपका ऑर्डर फॉलो होता है, ये आपका ऑर्डर फॉलो होता है ओनली फॉर ग्रुप 4, 5, 6, 10। तीन हो गया, 3, 4, 5, 6, कौन कौन से बचे, 7, 8, 9, 11, 12, 7, 8, 9, 11, 12, 7, 8, 9, 11, 12। उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए थोड़ा सा मैटर और रिवर्स हो जाता है। बेटा 3D और 4D में 3D ज्यादा रहेगा, 4D और 5D में 5D ज्यादा रहेगा। इसका मतलब यहां पे जो चीज निकल के आती है, यहां पे जो चीज निकल के आती है वो होती है कुछ, देखना देखना, सबसे कम होगा 4D का, उससे ज्यादा 3D, और उससे ज्यादा 5D, ठीक है ना, उससे ज्यादा 5D। ये चीज आपकी निकल के आती है। जो रिमेनिंग के मेरे ग्रुप्स थे, कौन कौन सा ग्रुप था बताइए सर। एक हो गया मेरा
3 4 5 6 7 8 9 11 12, 7 8 9 11 12, 7 8 9 11 12। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसी कहानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। सर एक चीज आप समझे, एक चीज आप अगर देखें तो थर्ड ग्रुप को छोड़ दो, ये थर्ड ग्रुप जो है ना, थर्ड ग्रुप को छोड़ दो, इसके अलावा ग्रुप 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 से लेके 12 तक हर केस में 5D वाले की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 के बाद फिर यहां पर क्या आता है, लैंथोनाइड, और जब लैंथोनाइड खत्म होते हैं फिर शुरू होता है मेरा ग्रुप 4 से लेके 12 तक यहां पर लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ग्रुप 4 से लेके 12 तक कुछ भी हो सर, भले 3D ऊपर हो 4D नीचे हो, भले 3D ऊपर हो, कुछ भी हो, लेकिन 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 मेरा लेकिन मेरा 5D जो है, 5D की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। तो लिखेंगे यहां पे, लिखिए लिखिए मुद्दे की बात रखो, कौन सा कलर यूज कर सकते हैं, ये यूज कर लेते हैं। लिखिएगा मुद्दे की बात। एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 3, except for group 3, the ionization enthalpy of the ionization enthalpy of the ionization enthalpy of 5D elements, the ionization enthalpy of 5D elements is maximum in their respective, is maximum in their respective, in their respective groups, that is 4 से 12। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि इसको छोड़ के, ग्रुप 3 को छोड़ के बाकी जितने भी हैं मेरे 4 से 12, इनमें 5D एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। ठीक है, ये लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी। ठीक है, तो आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। आगे अगर हम देखें मैग्नेटिक मोमेंट, अगली मेरी प्रॉपर्टी क्या थी, मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो हम जानते हैं अच्छे से, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि मेरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम क्या था भाई, इनकी ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से देखी। और ये एन क्या होता है सर, ये एन होता है मेरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको यहां पर एक बड़ी खास चीज बताई थी, मैंने आपको एक बड़ी खास चीज बताई थी कि अरे यार आपको ना फालतू स्ट्रेस लेना ही नहीं है, आपको फालतू स्ट्रेस लेना ही नहीं है कि मेरे पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ लाला, मैंने आपसे कहा था आपके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही क्या आता है। मान लो मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट समथिंग। आप इतनी सी बात बस याद रखिएगा, जैसे 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 मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि बेटा Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। ठीक है, Fe+3 का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं, इसको जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। अरे किया क्या भाई, किया। यहां पे अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताने को बोलूं, आप मुझे बोलेंगे, आप मुझे कहेंगे कि सर देखो
Fe+3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है 3d5 4s0। यहां पर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां पर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है 5। यहां पर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करो तो सर ये हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, या फिर अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5+2 मतलब √35। √35 बोहर मैग्नेटॉन। और √35 को अगर आप देखोगे, √35 कितना आता है? लगभग 5.92। तो मेरा ये बात याद रखिएगा, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसकी जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है √n×n+2। n क्या है सर? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। निकालने का तरीका फालतू लोड मत लेना। क्या होगा? जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉइंट समथिंग समथिंग आपका यहाँ पे म्यू होता है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अपन आगे देखते हैं। इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं। अगली चीज अगला क्या आया अपने सामने भैया? अगला आया अपने सामने एलॉय फॉर्मेशन। जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक वाले, ये एलॉय बहुत अच्छा बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एलॉयज होते हैं, ज्यादातर जो एलॉयज होते हैं वो आपको डी ब्लॉक में ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है एलॉय? क्या होता है सर? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एन एलॉय। मैं मैं मेटल्स को केमिकली रिएक्ट नहीं करा रहा, केमिकली उनका रिएक्शन नहीं करा रहा, मैं मेटल्स को फिजिकली कंबाइन करता हूं बस। मैंने सिल्वर लिया, उसको पिघला दिया। मैंने एल्यूमिनियम लिया, उसको पिघला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। मैंने सोडियम लिया, सोडियम को पिघला दिया, सोडियम लिया, और एक तरफ मैंने मरकरी लिया। सोडियम मरकरी, मरकरी तो पहले लिक्विड होता है, इसको और पिघला दिया, मिक्स कर दिया। तो जो नया एक आइटम बनी, जो नई आइटम बनी, उसको हम लोग कहते हैं एलॉय। जब आप दो मेटल्स को होमोजीनियस तरीके से मिलाते हो, या फिर आप उनको फिजिकली मिलाते हो तब। ठीक है ना? और फिजिकली भी किस तरीके से मिलाना है कि वो आपस में एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। ऐसा नहीं है कि सर एक तरफ मैंने एल्यूमिनियम लिया, एक तरफ मैंने आयरन लिया, और दोनों को ऐसे एक डब्बे में डाल के खटखट खटखट भेलपूरी की तरह से मिला दिया, लो सर एलॉय बन गया। नहीं, वो तब भी दोनों अलग अलग सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है ना? तब भी दोनों अलग अलग सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया, जब आप दो मेटल्स को होमोजीनियस तरीके से आपस में मिलाते हो, जब एटम्स उनके आपस में हो जाए, मैं केमिकली रिएक्ट नहीं करा रहा, बस होमोजीनियस फिजिकल तरीके से मिला रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, they are formed by atoms whose metallic radius within 15%, whose metallic radius is within 15% of each other। मतलब अगर मुझे क्रोमियम और आयरन का एक एलॉय बनाना है, तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है ना, इनके बीच में आपस में 15% का मार्जिन होना चाहिए। मतलब लेट्स टेक, अगर मेरा अगर मेरा क्रोमियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 100 है, अगर मेरे क्रोमियम का एटॉमिक रेडियस 100 है, तो आयरन का 100 +- 15 होना चाहिए। आयरन का +- 15 होना चाहिए, तभी इनके बीच में मिक्सिंग हो पाएगी। मतलब अगर मेरा क्रोमियम का रेडियस 100 है, 100 तो आयरन या तो 100 - 15 15% का मार्जिन है ना, तो या तो 100 में से 15% माइनस करो, या तो मेरा आयरन 85 होना चाहिए, या तो मेरा आयरन 85 होना चाहिए, या फिर मेरा आयरन 115 होना चाहिए। ठीक है ना? इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर कोई आइटम 100 है, तो उसमें मिलने वाली आइटम या तो उससे 15% कम हो, 85 हो, या फिर 15% ज्यादा हो, 115 हो। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए, तभी वो आपस में क्या होंगे? मिलेंगे, तभी वो आपस में आपका एलॉय बनाएंगे। अगर एक एटम बहुत ही छोटा है, एक एटम बहुत ही बड़ा है, तो वो एलॉय नहीं बनाएगा, वो कुछ और आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। वो क्या होते हैं वो भी आगे देखेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय। दे आर फॉर्म्ड बाय एटम्स हुज मेटेलिक रेडियस इज विदिन 15% ऑफ ईच अदर। अब यहां पर कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। जैसे सबसे पहला हो गया मेरा क्या? ब्रॉन्ज। सबसे पहला क्या हो गया मेरा? ब्रॉन्ज। भाई ब्रॉन्ज क्या है? ये आपका आई थिंक कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है। ठीक है ना? एक बार मुझे बताइएगा अगर मैं सही हूं तो। ये जो ब्रॉन्ज है मेरा, कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है। ब्रास की बात करें भाई, ब्रास की, ब्रास आपका कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है। जर्मन सिल्वर की अगर मैं बात करूं भाई, यहां पे भी ब्रास में ही मैं एक आइटम मिलाता हूं। हम्म ब्रास में ही ब्रास में ही आप एक और आइटम मिलाते हो, दैट इज निकल। वो कलर देने के लिए, वो शाइन देने के लिए। ब्रॉन्ज क्या हो गया? कॉपर और टिन। ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर, ब्रास में ही जब आप निकल मिला देते हो, कॉपर जिंक प्लस निकल, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा जर्मन सिल्वर। ठीक है, बहुत सारे एलॉय होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं आपको वही पढ़ने।
एक और नाइक्रोम। बेटा ये दो ना, नाइक्रोम तो देखो बहुत इजी है, नाइक्रोम तो देखो बहुत इजी है, ये नाम में ही होता है NiCH NiCHrM। तो ये आप छोड़ दो भाई, ये आप बताओगे खुद पढ़ के, बहुत इजी होता है नाइक्रोम, जिससे आपका हीटिंग एलिमेंट भी बनता है। नाइक्रोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत अच्छा खासा होता है, ये बहुत इजीली पिघलता नहीं है। तो निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, एक आइटम और है एम से, वो आप पता करके बताना, इसको याद करने का तरीका होता है। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील भी आयरन का एक प्रकार का एलॉय है, ये भी आप पता करके बताएंगे। तो ये दोनों अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आप मुझे बताएंगे। और थोड़ा बहुत भाई आपके लिए भी छोड़ते हैं ना, इसको फटाफट नोट करें फिर आगे का देखते हैं। ये चीज हमने करी अच्छे से, ये चीज देखिए, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय में क्या होता है और क्या कंडीशन होती है कि 15% का मार्जिन होना चाहिए, इतना हमने देख लिया। आगे देखिए, चलिए अगला आगे मेरा इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है ना, आपका 12वीं में पहले एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, जो अभी 1-2 साल से हटा है। तो सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ा होता है, ये हमें और अच्छे से हम उसी में समझ जाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जब एक एटम या एक आइटम ऐसी है जिसका साइज बहुत बड़ा है ना, और दूसरी आइटम है उसके एटम का साइज बहुत ही छोटा है, तो जब आप उनको आपस में मिक्स करते हो तो वो एलॉय नहीं बनाते, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब होता है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है वैकेंसी, वॉइड। सुनिएगा, व्हेन स्मॉल साइज नॉन मेटल एटम्स, भाई नॉन मेटल एटम कौन कौन से हो सकते हैं? ये होते हैं मेरे, ये होते हैं मेरे या तो नॉन मेटल एटम्स, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है ना। जो मेरे नॉन मेटल्स हो गए कुछ, ये मेरे कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। व्हेन स्मॉल साइज नॉन मेटल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? जब आप एटम्स को ऐसे स्टैक करते हो, जब मैं एटम्स को ऐसे स्टैक करता हूं, एक के बाजू एक रखता हूं, तो ये देख रहे हैं खाली सी जो जगह बनी है, ये वॉइड बना है, क्योंकि आप 100% एफिशिएंसी, 100% तो वो अचीव नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो हल्का बहुत क्या है, गैप क्या है, रह जाता है, कहीं ना कहीं तो हल्का फुल्का गैप आपका रह जाता है। तो ये जो छोटे छोटे साइड्स होते हैं, देखिए ये वाली साइड होगी, जब आपने एटम को साथ साथ रखा, तो ये जो साइड्स होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। ये क्या होती है? वॉइड्स, खाली जगह है। वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली जगह। और इसी वॉइड को अंग्रेजी में थोड़ा और अच्छे तरीके से आप क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल साइड्स। क्या है? इंटरस्टिशियल साइड या फिर वॉइड्स। इन खाली जगहों पे, इनकी खाली जगह में अगर कोई बहुत ही छोटा सा एटम आके बैठ जाए, जैसे आपका कार्बन हो गया, बोरॉन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कोई भी अगर आपका कोई छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा नॉन एलिमेंट आके बैठ जाए, नॉन मेटल, नॉन एलिमेंट नॉन मेटल का एटम आके बैठ जाए, तो क्या होता है? तो क्या होता है, इनकी ना प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, मतलब मैं बोलूंगा एक तरीके से इनमें थोड़ी सी सुपर पावर आ जाती है, ये हल्के से शक्तिमान टाइप बन जाते हैं। When small size non-metal atoms जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड ऑफ अ मेटेलिक सॉलिड, ये मैंने मेटेलिक सॉलिड का क्या बनाया है? स्ट्रक्चर बनाया है। अन इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है? वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है। सर ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा आप इसलिए करते हो, उसकी वजह से ना आपके जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा निखर जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जो प्योर आयरन होता है, प्योर आयरन, 100% प्योर आयरन, मेटलर्जी जब हम करते हैं, वो भी आपके कोर्स से हट गया, लेकिन मेटलर्जी जब आप करते हो, जो प्योर 100% प्योर आयरन निकालते हो, तो बेटा वो बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब कांच जैसा होता है, आप एक हथौड़ा मारोगे वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा वो। लेकिन सर आयरन से तो आप अलमारी बना रहे हो, दरवाजे बना रहे हो, बेटा वो आयरन नहीं है, वो होता है आपका क्या, या तो स्टील होता है, या फिर आयरन में ना हम थोड़ा सा कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, अलग अलग प्रकार के आयरन होते हैं, तो उनमें हम हल्की सी क्या होती है, कार्बन की इंप्योरिटी डाल देते हैं। अगर मैं प्योर 100% प्योर आयरन लूंगा तो वो बहुत ज्यादा ब्रिटल है, कांच की तरह, हथौड़ा मारोगे टूट जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं उसके अंदर, आयरन के अंदर थोड़ा सा कार्बन डाल दूं, थोड़ा सा कार्बन इसके वॉइड्स में डाल दूं, उस कार्बन के साथ आयरन का एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लूं, तो वो आयरन जो है ना बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप उसको किसी भी शेप में मोड़ सकते हो, कुछ भी ऐसे बना सकते हो। आई बात समझ में? तो ये क्या करता है बेसिकली, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके मेटल की खूबसूरती बढ़ा देता है, आपके मेटल्स की जो वो होती है, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको एनहांस कर देता है। क्या कह रहा है? दीज आर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब ये होता है, ये भी बता देता हूं,
नॉन स्टोइशियोमेट्रिक वो होते हैं जहां पे कैटायन, देखना गौर से सुनना, जहां पे कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम नहीं रहता, डिफरेंट रहता है। ठीक है ना। जो आपके स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक जहां पे कैटायन एनायन का रेशियो सेम रहता है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्या रहते हैं, जहां पे कैटायन एनायन का जो रेशियो है ना वो सेम नहीं रहता, वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अब एग्जांपल हो गया टीआई, टाइटेनियम में हाइड्रोजन की वो करते हो आप, डोपिंग करते हो, मिक्सिंग करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। जैसे मान लो टाइटेनियम में हम लोग हाइड्रोजन की डोपिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो एक टाइटेनियम पे 1.7 हाइड्रोजन आते हैं। देखा अजीब सा है ना बड़ा ही, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। MnO4 4 Mn के अंदर एक नाइट्रोजन का वो आता है, इंप्योरिटी आती है। 3 आयरन के अंदर एक हाइड्रोजन आता है, 3 आयरन के अंदर एक कार्बन आ रहा है, एक वेनेडियम पे आधा हाइड्रोजन आ रहा है, एंड सो ऑन। दे आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, ना ही वो आयनिक होते हैं ना ही ये कोवेलेंट होते हैं, सिंपल सिंपल आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, फटाफट इनको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। ना ही ये सॉरी, ना ही ये आपके आयनिक होते हैं, और इससे ना आप ये कह सकते हो कि दे आर केमिकली इनर्ट, नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, मतलब दे आर केमिकली इनर्ट। ठीक है ना, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट। ये जो आइटम आपने बनाई, ये क्या है मेरा, मेटल का लैटिस। क्या होता है ये, मेटल का लैटिस होता है ये। मेटल का लैटिस, ये जो खाली साइड्स हैं ये होते हैं आपके वॉइड्स। ये क्या होते हैं आपके वॉइड्स, खाली जगह है, इनको हम लोग बोलते हैं वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइड। और यहीं पे बीच में आपको कार्बन, है ना, कार्बन या दूसरे कोई भी जो एटम्स होते हैं वो ऐसे बसे हुए बैठे हुए दिख जाते हैं इनके बीच में। सब में नहीं होते, सब में नहीं होते, कुछ कुछ में होते हैं। मैंने कहा ना, जैसे एक टाइटेनियम पे 1.7 हाइड्रोजन है, मतलब 10 टाइटेनियम के अगर मॉलिक्यूल लेते हो तो उनके बीच में आपको 17 हाइड्रोजन दिखेंगे। तो ऐसा होता है बड़ा, इनका कैटायनिक एनायनिक जो कैटायन एनायन का रेशियो होता है बहुत ही डिफरेंट होता है, वेरी करता है, सेम नहीं रहता ये। ठीक है, कुछ इस टाइप का है ये। इनकी वजह से जो आपका मेटल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देयर कंडक्टेंस रिमेन द सेम, जो कंडक्टेंस होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना मेरा मेटल पहले कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है उतनी ही बाद में करता है, उतनी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है। मेटल की कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ केसेस में बढ़ जरूर जाएगी, कुछ केसेस में बढ़ जरूर जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी। अगला, इनकी वजह से जो मेरे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हार्डनेस की बात करोगे तो हार्डनेस भी मेटल की और ज्यादा निखर जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, एक एग्जांपल होता है बेटा निकल और बोरॉन का। निकल और बोरॉन का एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, निकल के अंदर छोटे छोटे बोरॉन के एटम्स आ जाते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसकी जो हार्डनेस होती है NiB, निकल बोरॉन का इंडस्ट्रियल कंपाउंड, इसकी जो होती है हार्डनेस, हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू, हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू डायमंड। ठीक है ना, इसकी जो हार्डनेस होती है वो डायमंड के बराबर होती है। चमकी बातें, चमकी चमकी, ठीक है, हार्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसकी जो हार्डनेस होती है वो किसके बेटा, डायमंड के बराबर होती है इस पर्टिकुलर इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। क्लियर हुई बात, इंटरस्टिशियल क्या होते हैं। ऐसे करते करते बेटा सारी प्रॉपर्टी खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने उसको इसके कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो होते हैं। ठीक है ना, अगले लेक्चर में इसके जो कंपाउंड्स हैं उनको फटाफट बेटा मैं आपको करा के दे दूंगा, मजा आएगा, बहुत ईजी है। अभी इसको देखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगर किसी ने ये नोट नहीं किया जल्दी पॉज कर, पॉज कर, इसको लिख। ठीक है, फिर अब इसको लिख, फिर अपन आगे देखते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हाँ भाई बालक, लिखा ही। आगे अगर मैं देखूं, आगे की अगर मैं बात करूं,
नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अपनी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। एक बात हम बहुत सॉरी, एक बात हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो मेरे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, डी एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट भी होते हैं। अभी बताऊंगा जितनी भी अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनमें जो हम लोग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मेरी बात समझिएगा, कई लोगों के अंदर ना ये एक परसेप्शन रहता है, भावना रहती है कि सर कैटलिस्ट का मतलब वो तो रिएक्शन हमेशा फास्ट कर देता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। कैटलिस्ट क्या होता है, आप मेरी बात समझेंगे जरा। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो आइटम होती है जो आपके रिएक्शन के पेस को, आपके रिएक्शन की स्पीड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट इट इज विच कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, की मेरा रिएक्शन तेजी में जाना चाहिए, कहीं पे मेरा रिएक्शन बहुत स्लो होता है, जैसे ये हो गई बॉन ईबर साइकिल, अमोनिया बनाने की प्रोसेस। अगर आप नॉर्मल नाइट्रोजन अमोनिया को रिएक्ट कराओगे, सर इनको आपस में रिएक्ट करने में 10 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर मैंने हल्का सा आयरन का टुकड़ा मॉलिब्डेनम या कोई भी कैटलिस्ट डाल दिया, अरे सर गोली की रफ्तार से 2 मिनट में पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? which controls the which controls the speed of the reaction, which controls the speed of the which controls the speed of the reaction। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात समझेंगे, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो मेरे रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, जो मेरे रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज अ कैटलिस्ट। अब सर एक ना छोटी सी बात आती है कि आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ऐसा खास क्या है। हमने ये नहीं सुना कि पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं, या एस ब्लॉक वाले होते हैं वो होते हैं। सर डी ब्लॉक में आखिर ऐसी खास चीज क्या है जो वो इतने शानदार कैटलिस्ट के साथ बिहेव करते हैं? सर इसके कुछ मैं आपको कॉमन जनरल रीजंस बताता हूं। सबसे पहला जो मेरा रीजन होता है वो ये होता है कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग +1 +2 +3, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। कहीं पे ज्यादा पॉजिटिव चाहिए तो वो +3 +4 +5 में चले जाते हैं, कहीं पे कम चार्ज चाहिए तो +1 +2 में रहते हैं। कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में आके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देते हैं, है ना। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये अपने आप को माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। यहां पर जिस हिसाब से मेरे को एक्ट करना है, +2 में जाना है, +3 में जाना है, +4 में जाना है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना कि हर बार मुझे एक नया कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये इनको बहुत ज्यादा क्या बनाती है बेटा, बहुत ज्यादा इनको क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बनाती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। तो पहली हो गई है। दूसरा, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं इनके पास वैकेंट डी शेल होता है या वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो जिनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है। ये लोग इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी, इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी होती है ना वो बहुत अच्छी खासी होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ये हम जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख लिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्यादातर जो मेरे वो थे एलिमेंट्स थे या जो सेंट्रल मेटल थे वो कहां से आ रहे थे, डी ब्लॉक से आ रहे थे, है ना। इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, लिगेंड्स आते हैं अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप रिएक्शन करते हैं, जब भी आप रिएक्शन करते हैं, कुछ इस टाइप की आइटम होती है ना। कॉम्प्लेक्स का जो ग्राफ होता है, यहां पर आपका रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और ये होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए पहले एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। तो ये इजीली कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, परस्यू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है ना। आप ये समझ गए सबसे पहली चीज क्या थी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा क्या था, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, और तीसरी चीज होती है इनकी जो एड्सॉर्प्शन पावर होती है, एड्सॉर्प्शन, गुड एब्जॉर्प्शन पावर एंड पोर साइज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है। गुड एड्सॉर्प्शन पावर एंड पोर साइज।
ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताता हूं, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं और ये सबसे ज्यादा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक कैटलिस्ट के लिए। सर एड्सॉर्प्शन पावर पता है क्या होती है, जैसे बात समझो, आपने एक गद्दा लिया, बेड होता है ना अपना गद्दा, क्या ये मैट्रेस, हमारे बेड के ऊपर सोफे के ऊपर जो फोम गद्दा लगा रहता है, ये हो गई आपकी स्टडी टेबल जिसके ऊपर आप बैठ के अभी पढ़ाई कर रहे हो, ये हो गई आपकी स्टडी टेबल लकड़ी की, ठीक है ना। सर अगर आप इसके ऊपर पानी डालते हो, अगर आप गद्दे के ऊपर क्या करोगे, पानी डालोगे, तो वो पानी क्या होता है, ऊपर ऊपर तो गीला रहेगा ही, बाकी वो पूरा अंदर तक उसके बल्क में, उसकी सरफेस के अंदर जो बल्क होता है उसमें भी चला जाता है। और अगर मैं सेम एक पानी ऐसे टेबल के ऊपर डालूंगा, तो वो पानी क्या रहता है, खाली टेबल के ऊपर ऊपर रहता है, क्या वो टेबल में लकड़ी के अंदर तक चले जाते हैं, नहीं सर, मैं ऐसे कपड़ा मारूंगा साफ हो जाएगा। तो ये वाला फिनोमिना, जहां पे जो आपका सॉल्वेंट है, जो एक दूसरी आइटम है, वो पानी जो है वो गद्दे के अंदर तक चला गया, बल्क में चला गया, इससे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये क्या कहलाता है, एब, एबी, जैसे मेरी है ना एब्स, तो एब्जॉर्प्शन। जहां पे जो आपका पानी है वो टेबल की सिर्फ सरफेस पे, अंदर तक नहीं गया, खाली ऊपर ऊपर की सरफेस पे है, इसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है ये, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये कहलाता है एडजॉर्प्शन, एडी, टीवी में एड आता है ना, वो वाला एडजॉर्प्शन। ये दो डिफरेंस होती है। तो जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट का पूरा फिनोमिना एडजॉर्प्शन पे चलता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं, ये आपस में रिएक्ट ही नहीं कर पाती, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे आपस में ऐसे भिड़ते रहते हैं, मुश्किल से एक टकराया तो वो रिएक्ट कर जाता है। और रिएक्ट करने के टाइम पे भी उतनी एनर्जी से रिएक्ट किया नहीं किया, है ना। दो आइटम जब आपस में कोलाइड करती हैं, एक अच्छी खासी एनर्जी जब निकलेगी कि वो रिएक्शन कर पाए, तो भी वो आपका अमोनिया बनाएंगे, तभी वो आगे प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन पहले तो पता नहीं भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे, मिस हो जा रहा है, बार बार मिस हो जा रहा है। लेकिन अगर वो आपस में टकराए भी तो उतनी एनर्जी निकली नहीं निकली। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक तो आपका कोलिजन होगा नहीं होगा, और कोलिजन हो गया दो एटम के बीच में तो उतनी एनर्जी निकलेगी नहीं निकलेगी। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक बड़ी अच्छा एड्सॉर्प्शन पावर होती है। एड्सॉर्प्शन मतलब ये है मेरा कैटलिस्ट, ये है मेरा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या कहता है, कैटलिस्ट कहता है हाँ भाई नाइट्रोजन, एक काम करो, आओ जरा बैठो, इधर आओ बैठो, बात करते हैं। नाइट्रोजन को अपनी सरफेस पे बुलाएगा, कहेगा हाँ भाई हाइड्रोजन तुम भी आओ जरा बैठो, तनिक बैठिए बातचीत करते हैं जरा। तो दोनों एटम को ये अपनी सरफेस पे बुलाता है, दोनों एटम को उसने अपनी सरफेस पे बुला लिया, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अब ये एटम्स इधर उधर घूम नहीं रहे, एटम्स एक जगह चुपचाप आके बैठ गए, एड्सॉर्ब हो गए, एड्सॉर्ब। तो अगर दोनों एटम एक जगह एड्सॉर्ब हो गए, इनकी एनर्जी कम हो गई, और तब ये आपस में क्या हो जाते हैं, घटक भिड़ जाते हैं। तो इनकी एनर्जी, जो पहले ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, इनकी एनर्जी इसने क्या कर दी, कम कर दी, और अपनी सरफेस पे बुला लिया। तो इसी सरफेस पे अगर दोनों को दोनों बैठ गए, तो ये इजीली कम एनर्जी में आपस में रिएक्शन मार देते। तो जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पे बुलाता है, दोनों की एनर्जी कम करता है, रिएक्शन करता है, और उसके बाद छोड़ देता है खुली हवा में। चलो भाई बन गया ना, प्रोडक्ट बन गया ना, चलो अब निकलो, हो गया। तो गुड एड्सॉर्प्शन पावर, एड्सॉर्प्शन कैटलिस्ट जो होता है ना, एड्सॉर्प्शन से ऐसे आपका काम आसान करता है, पहली चीज। दूसरा आपने पॉइंट लिखा कि एन पोर साइज, पोर साइज। सर जो सरफेस होती है ना कैटलिस्ट की जो सरफेस होती है, इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब ये किसी एटम को बुला रहा है, अगर ये एटम बहुत बड़ा है, तो ये पोर में नहीं आ पाएगा भाई। जो स्पेस है, जगह है, रूम है, छेद है, इतना छोटा सा है, और उसमें अगर कोई एटम आ रहा है तो सर ये तो फिट ही नहीं आ रहा। तो इनका जो पोर साइज होता है ये अच्छा खासा होता है कि अगर कोई एटम आना भी चाहे, अगर कोई एटम आना भी चाहे, ठीक है, इनका पोर साइज अच्छा हो। तो अगर मान लो कोई एटम आया, अलग अलग एटम आए, तो ये एटम इन पोर्स के अंदर इजीली एकोमोडेट हो जाते हैं। ये एटम्स जो हैं इन पोर्स के अंदर इजीली एकोमोडेट हो जाते हैं। तभी तो ये थोड़ी ना सरफेस पे आके बैठेगा। एड्सॉर्ब कैसे होता है, एड्सॉर्ब होता है जो पोर साइज होता है ना, ये पोर्स के अंदर, उन छेद के अंदर, वॉइड्स के अंदर आके ऐसे फंस जाते हैं। फंस गए, नाइट्रोजन आया, हाइड्रोजन आया, दोनों एक जगह पे फंस गए, एनर्जी कम हो गई, रिएक्शन हो गया। तो ये रीजन होता है, ये तरीका होता है कैसे एक कैटलिस्ट दो चीजों का बहुत इजीली रिएक्शन करा देता है एड्सॉर्प्शन करके। एड्सॉर्प्शन कैसे करता है, वो जो पोर साइज होता है ना, पोर साइज, उसमें उनका पोर साइज बहुत अच्छा होता है। तो जब पोर साइज अच्छा है, एटम्स इजीली आ जाएंगे, वो आपका रिएक्शन मार देगा। ये था इसका रीजन,
ठीक है, ये आपने लिखा। अब ये कुछ मैं आपको अलग अलग प्रोसेसेस बता रहा हूं, इनके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको लिखिए। ये लिखा। अब सर जैसे आपका मैं वो बता देता हूं, सबसे पहला वाला क्या है, ये N2H2 बॉन हेबर साइकिल, ठीक है ना, बॉन हेबर प्रोसेस या हेबर्स प्रोसेस से बोलते हैं। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हमें आपस में मिलाना होता है, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पे हल्का सा आयरन का टुकड़ा डाल देते हैं, ठीक है ना, हम हल्का सा आयरन का टुकड़ा डाल देते हैं। यहाँ पे मेरा कैटलिस्ट की तरह कौन बिहेव करता है, आयरन। इसको हम लोग कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। इसको हम लोग कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। दूसरे नंबर पे जब आप H2SO4 बनाते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, ठीक है ना, अब तो हमें नहीं पढ़ना, अब तो गए वो दिन जब पहले पी ब्लॉक में पढ़ना होता था। तो H2SO4 जब आप बनाते हो तो पहले सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। सल्फर को आप ऑक्सीडाइज करोगे, वो बनाता है SO2। लेकिन इसी SO2 को जब मुझे फर्दर ऑक्सीडाइज करना होता है, SO3 बनाना होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तब ये इतनी इजीली नहीं बनता। तो सल्फर को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए मैं यहां पे करता हूं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5, ठीक है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करता हूं। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। तो अमोनिया बनाने में कौन सा कैटलिस्ट लगता है, आपका आयरन। प्रोसेस का नाम है हेबर्स प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में जो प्रोसेस होता है, आपका कैटलिस्ट लगता है, वो होता है V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सर जो मेरे क्या कहते हैं, डालडा घी होता है, ठीक है ना, जो आपके वेजिटेबल ऑयल होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उनसे मुझे वेजिटेबल घी बनाना है, ठीक है ना। ऑयल ये होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वेजिटेबल की क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एक अनसैचुरेटेड आइटम को मुझे क्या है, ये अनसैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड क्या है, ये अल्केन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें मैं हाइड्रोजनेशन करता हूं, और हाइड्रोजनेशन करके इनको मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना देता हूं। इनको मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देता हूं। और इसमें क्या होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो काम नहीं बनेगा, नॉर्मल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो काम नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर मैं कैटलिस्ट के तौर पे लेता हूं निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है ना। ये आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा, जब भी हाइड्रोजनेशन करते थे, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कन्वर्ट अन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोजन के साथ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम ये सब लेते थे, ताकि वो आपका हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इजीली हो पाए। सरफेस प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है आपका, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट क्या होता है आपका, टाइटेनियम क्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। जो आपका टाइटेनियम क्लोराइड है और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, ये अब वो चैप्टर हमारा हट गया, ऑल्दो ये चैप्टर हमारा हट गया है, लेकिन पहले जब चैप्टर था पॉलीमर, तो जो पॉलीथीन होती है ना, पॉलीइथीन, पॉलीथीन बनाने में जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का बहुत इस्तेमाल होता था। और किस प्रोसेस में यूज होता था, ये पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ, ठीक है ना, इथीन की पॉलीमराइजेशन के लिए जो एक कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। पहले हम लोग इसे पढ़ते थे, अब पॉलीमर्स हट गए, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डीएनएफ ब्लॉक के लिए इसको एग्जांपल को याद रखिएगा। एक जो आप करेंगे होमवर्क में, और आपने सुन भी रखा होगा, ठीक है ना, ये मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया था, लास्ट में एप्लीकेशन में, कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, सॉरी, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है और उसका यूज क्या होता है, ठीक है ना। रोडियम का शायद कुछ कॉम्प्लेक्स होता है, हाइड्रोजनेशन में काम आता है, पढ़ के आइएगा, लास्ट चैप्टर में बताया था, और ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए, ये बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस एक दो अपनी प्रॉपर्टीज और हैं, ठीक है ना, दो तीन चार प्रॉपर्टीज और रह गई, वो भी फटाफट पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी देखिएगा। ठीक है बेटा, ये चीज अपनों को समझ में आ गई। अगली देखते हैं, अगला क्या है मेरे सामने, अच्छा ये तो वही हो गया। अगला आया मेरे सामने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे आप जानते हैं Mn हो गया, है ना, +2 +3 +4, अलग अलग, +2 से लेके +7 तक दिखाते हैं क्रोमियम, है ना, +1 से लेके +6 तक जाता है, आपका हो गया आयरन, +2 +3, कॉपर +1 +2।
तो जो आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ही अलग अलग प्रकार की क्या दिखाते हैं सर, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लो एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns। मतलब जो आपका वैलेंस शेल होता है और जो पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है ना, एक तो सबसे लास्ट वाला और एक सेकंड लास्ट, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है ना बहुत ही कम होता है ना, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। आपने थोड़ा सा एनर्जी दी, एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल गए, थोड़ी और एनर्जी दी तो जो डी वाले होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो कम एनर्जी गैप की वजह से, मतलब इतना लगा लो सर, मैंने 50 रुपए की एनर्जी दी तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मैंने 55 रुपए की 60 रुपए की एनर्जी दी तो डी में से भी निकल जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है, तो इसीलिए वैलेंस में से तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही निकलते हैं, पेनल्टीमेट शेल जो सेकंड लास्ट शेल है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाते हैं। अब आपको ना मैं एक बड़ा सही जुगाड़ बता रहा हूं, बहुत सही ट्रिक बता रहा हूं बेटा, याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले। मैं फालतू ना एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, मैं चाहता ले आता बना देता, लेकिन वो काम का नहीं। आप उसे एक बार खुद एनसीईआरटी में देखिएगा, इसका ना एनसीईआरटी में से इसको देखिएगा। एनसीईआरटी में से खुद एक बार इसको रीड कीजिएगा। लेकिन मैं आपको वैसी जुगाड़ बता देता हूं क्या, कि सर मेरे मेरे ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या होती है। आपके आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल दो। एक है तो एक निकाल दिया, +1 हो गया, दो है तो दो निकाल दिया, +2 हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके एनएस सबशेल में है, वैलेंस सबशेल में है एनएस में, वहां से लेकर एनएस वाले सबशेल्स प्लस 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 n-1 में कितने अनपेयर्ड हैं वो ले लो। मतलब सर, मतलब अभी आपको मैं एक डेमो करके दिखाता हूं। मैं जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं mn का। mn की जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, mn की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा यार, mn होता है मेरा, ठीक है ना, mn की कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरी कुछ 3d5 4s2, ठीक है ना, mn होता है मेरा 3d5 4s2। अगर मैं यहां पर देखूं, कहां से कहां तक, कहां से शुरू होती है, मिनिमम कितनी होगी भाई, एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने अनपेड नहीं बोला, मैंने बोला एनएस में टोटल कितने। आपने बोला सर एनएस में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जाएगी एनएस में कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, +2 हो गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, +2 हो गया। वहां से लेकर कहां तक जाएगी, एनएस से लेकर एनएस में कितने थे, दो 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 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये हो गया मेरा +2, और उसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने डी में। अगर आप D5 देखोगे, D5 n-1 डी में कितने अनपेड हैं। अगर मैं D5 बनाऊं, 1 2 3 4 5, भाई यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर मैं देखूं यहां पे, अगर मैं देखूं +5, एनएस में कितने थे, 2, डी में अनपेड कितने, अनपेड है 5, तो ये हो गया 5, तो +2 से +7 ये बन गया मेरा कुछ, एक मिनट, ये हो गया मेरा कुछ +2 से +7, ठीक है ना, +2 से +7। तो सर mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम से कम +2 है, +2 के बाद +3 +4 +5 +6 +7 तक ये जा सकता है, ठीक है ना। कहां से, +2 से +7 तक mn अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये मैंने आपको क्या बता दी, ये मैंने आपको एक रेंज दे दी। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो हम याद करेंगे, वो हम याद कर लेंगे। जैसे एक हो गया मेरा स्कैंडियम, है ना, ये वाला रूल अगर मैं फॉलो करता हूं तो कुछ चीजें, स्कैंडियम है बाबू, स्कैंडियम मेरा कभी भी +2 शो नहीं करेगा। सॉरी, स्कैंडियम का अगर आप निकालोगे तो सर स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। तो आप बोलोगे सर 3d1 4s2 ना, तो 4s2 में 2 और 3d1 को मिला ले +2 और +3। सर स्कैंडियम मेरा +2 +3 शो करना चाहिए, लेकिन नहीं, जो स्कैंडियम है वो +2 शो नहीं करता। इसमें कुछ कुछ जो आपके कहते हैं ना एक्सेप्शन हो गया, या जो अपने फैक्टर्स होते हैं वो बता रहा हूं। एक और हो गया मेरा, एक और हो गया जैसे क्रोमियम। क्रोमियम में भी अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम की जो रेंज आती है वो आती है +1 से लेके +6 तक, है ना, +1 से लेके +6 तक। लेकिन क्रोमियम कभी भी +1 शो नहीं करेगा, क्रोमियम कभी भी +1 शो नहीं करता। एक और मतलब आयरन और कोबाल्ट, आयरन और कोबाल्ट कभी भी +5 शो नहीं करते।
आयरन और कोबाल्ट ये कभी भी +5 शो नहीं करते। और एक और चीज है, ये थोड़ा सा वैसा लगेगा आपको, कॉपर। कॉपर खुद से कभी भी +2 शो नहीं करेगा। कॉपर खुद से अंडर नॉर्मल कंडीशन, याद रखिएगा क्या बोला मैंने, अंडर नॉर्मल कंडीशन। अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन कॉपर कभी भी आपका +2 शो नहीं करता। हालांकि एक्वस मीडियम अगर मैंने आपको दिया है, पानी वाला मीडियम दिया, उसमें कॉपर +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। एक्वस मीडियम में +1 नहीं, +2 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कॉपर +2 इतना स्टेबल नहीं होता है। अगर आप इसका भी देखेंगे कॉपर का, तो इसका 3D10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना, 3D10 4s10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन सर क्या होता है, इसमें खाली एक ही अनपेड मिला, तो आप कहेंगे सर मेरे पास एक अनपेड है और 3D10 में कोई भी अनपेड नहीं है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4D, सॉरी +1, खाली +1 शो करना चाहिए। लेकिन +2 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं करता। नॉर्मल कंडीशन में खाली +1 रहेगा। एक्वस मीडियम दोगे तो वो +2 शो करेगा। ये छोटी सी कुछ बातें थी आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, देखिएगा, ठीक है ना। बस एक दो प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे और फटाफट अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको पूरा मोटा मोटा ऊपर से क्या बता दूंगा कि सर आपका कौन कौन से कंपाउंड है। 2 कंपाउंड होते हैं मेरे डी ब्लॉक के, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, उनके बारे में बातचीत करेंगे। फिर अपना अगला लेक्चर सिर्फ लैंथोनाइड्स को और एक्टिनोइड्स को एक लेक्चर में सपाट करेंगे, ठीक है। इसको देखिए फटाफट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिखिए पॉज करके, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे अगर हम देखो, नेक्स्ट चीज आती है अपनी क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इनमें से एक प्राइमरी फैक्टर होता है। खाली मैं ये नहीं बोलूंगा, अगर मैं आपको खाली बोल देता हाँ भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कई जगह ये बात फेल हो जाती। सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि ग्रुप 4 से लेके, ठीक है ना, 4 लैंथेनॉइड के बाद की बात करेंगे, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 10 तक, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 10 तक आपने देखा, ये है मेरी 3D वाली सीरीज, ये है मेरी 4D वाली सीरीज, ये है मेरी 5D वाली सीरीज। 3D का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर है, 4D का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर है, और 5D का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर है। तो एक बात मुझे समझ में आ गई, सर मेरा जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा होता है 5D का, फिर होता है 4D का, और फिर होता है आपका 3D का, ठीक है। ये किसके लिए है सर, ये है मेरा ग्रुप 4 से 10 तक। सर लेकिन जो मेरा डी ब्लॉक है वो तो 12 तक होता है ना। जो मेरा डी ब्लॉक है वो तो 12 तक होता है। वो तो मेरा 12 तक होता है। सर लास्ट का आप ये देख रहे हैं ना, हल्का सा यहाँ पे, अरे लास्ट का आप ये देख रहे हैं, हल्का सा यहाँ पे कुछ झोल हुआ है, ये ऊपर चला गया नीचे, ये एक कुछ झोल हुआ है। इसके बारे में जरा भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे होता क्या है। सबसे पहले इसने बोला जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। सर जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेरा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दूं, ये देख अपना टंगस्टन, 3D सीरीज में अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D5 4s1। सर क्रोमियम के पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे 3D सीरीज में, सबसे ज्यादा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा है। क्रोमियम के नीचे, जस्ट नीचे, क्रोमियम के नीचे आपका जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, मॉलिबेडनियम। तो 4D सीरीज में मॉलिबेडनियम के सबसे ज्यादा है। अच्छा 5D सीरीज में क्रोमियम के नीचे मॉलिबेडनियम, मॉलिबेडनियम के नीचे कौन होता है, टंगस्टन। तो बेटा 5D सीरीज में टंगस्टन का, आप जानते हैं जो बल्ब होते हैं, बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है जो जलता नहीं है, वो क्या होता है मेरा, टंगस्टन। टंगस्टन का फिलामेंट होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मोटा मोटा 3800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3800 डिग्री होता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, नोट पहला, टंगस्टन
हैज हाईएस्ट, टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक, हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन डी ब्लॉक, पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा होता है। और कितना होता है सर? 3800 डिग्री सेल्सियस, 3800 डिग्री सेल्सियस। आइए बात समझ में। चलिए सर, आपने मुझे ग्रुप 4 से लेकर 10 तक तो बता दिया कि नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 5D फिर 4D फिर 3D। सर ग्रुप 11 और 12 का क्या सीन है? ग्रुप 11 और 12 की अगर मैं बात करूं, 11 12 में ना हल्का सा, 11 12 में हल्का सा आपका चेंज हो गया। जैसे यह है आपका दूसरा पॉइंट, यह आपका दूसरा पॉइंट। क्या अगर आप ग्रुप 11 और 12 की बात करो भाई, ग्रुप 11 का जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो होता है, सबसे ज्यादा होता है मेरा 3D, देन 5D एंड देन 4D। ये कुछ चीजें हैं ना, फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, या फिर मैं इसको ऐसे बताता हूं। रुक, 3D में 11 में कौन होता है आपका? कॉपर। यहां पर कौन आ गया आपका? गोल्ड। और यहां पर कौन आ गया आपका? Ag। ठीक है ना, कॉपर देन गोल्ड देन सिल्वर, ये होता है आपका क्या ऑर्डर सबसे ज्यादा। यहाँ पे अभी तक क्या था? 5D सबसे ऊपर चल रहा था। यहां पर आपका जैसे ही आप इधर पहुंचे, देख रहा कॉपर का सबसे ज्यादा, कॉपर देन गोल्ड एंड देन Ag, Ag का सबसे कम हो गया। ग्रुप 11 के लिए है। और अगर मैं अभी ग्रुप 12 की बात करूं, ग्रुप 12 का ऑर्डर होता है कुछ ऐसा, जिंक कैडमियम मरकरी, ये है कुछ सबसे ज्यादा होता है जिंक देन कैडमियम देन मरकरी। भाई मरकरी का सबसे कम है, लिक्विड होता है वो, बोले तो 3D 4D 5D। ठीक है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, ये हम याद रखेंगे। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन फैक्टर होता है, लेकिन फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे सर क्रोमियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में तो चलो 5 अनपेड होते हैं, तो मैग्नीशियम का इतना कम कैसे हो गया? मैग्नीशियम में 5 अनपेड है, आयरन में 4 अनपेड है, लेकिन फिर भी मैग्नीशियम का इतना कम कैसे है? टेक्नीशियम का इतना कम कैसे है? तो यहां पर आपका एकमात्र जो रीजन आता है, यहां पे जो एकमात्र आपका रीजन होता है वो होता है कि सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, आपके एटॉमिक मास और उसके साथ पैकिंग एफिशिएंसी। जो इनका पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जैसे इसकी मैग्नीशियम का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? बहुत क्या कहते हैं, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कम है, जिसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन जो हमने दिया था, इसका जो रीजन हमने दिया था वो ये था कि एटॉमिक मास और पैकिंग एफिशिएंसी भी आपके मेल्टिंग पॉइंट में रोल प्ले करते हैं। मेन जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, आपका टंगस्टन है डी ब्लॉक में। अच्छा, ग्रुप 4 से लेकर 10 तक सबसे ज्यादा 5D होगा, देन 4D होगा, देन 3D होगा। और 11 और 12 के लिए कुछ ऐसा ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, 11 और 12 के लिए कुछ ऐसा ऑर्डर हो गया, देखेंगे जल्दी। हाँ, देखो देखो, एक मुद्दे लिख लिया, पॉज करके लिखिए, एक आपको मुद्दे की बात बताता हूं मैं, जरा सुनिएगा गौर से। कभी भी ना ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई सवाल आ जाए, मतलब ये 99% ऑफ द 99% जगह पे चीजें चल जाएंगी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर कभी कोई सवाल आ जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है बेटा? वो मेनली डिपेंड करती है MbS पे। बोले तो मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है? MbS, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है ना, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे।
और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना लाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने कहा ना, कहीं पे अगर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, कहीं पे अगर ये चीज फॉलो नहीं होती है, तो इट इज बिकॉज ऑफ, हाँ, अगर कहीं पे चीज फॉलो नहीं हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर लाइक एटॉमिक मास और पैकिंग एफिशिएंसी, वरना मेजरली मोटा मोटा जो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मेरी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, आप कह सकते हो फिर उतनी ज्यादा वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। भाई डेंसिटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, बताओ क्यों? क्योंकि इसकी मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई मेरा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्यों? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए वहां पे मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन ये जो चीज है आपकी, अगर कहीं पे नहीं मैच हो रही है, तो वहां पे दूसरे फैक्टर आ गए, फिर से बता रहा हूं, एटॉमिक मास या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज लिखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। ये चीज देखो, देखो देखो, देखिए, फिर अपन आगे देखेंगे। पॉज करिए, ये लिखो। ठीक है, तो ये बात हमने जानी, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बेटा लास्ट एक चीज आती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको मैं लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी रिवीजन करना पड़ेगा, तो इसको मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप लाइव क्लास के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको रिकॉर्डेड में देता आपके ऊपर से आइटम चले जाती। हालांकि इजी है, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस सब के बारे में इसको हम लाइव में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपकी दो प्रॉपर्टी, लास्ट की दो प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग प्रॉपर्टी और एक कलर इन या कलर ऑफ एक्वस आयन। ये दोनों बातें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस कर ली थी। भाई ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग क्यों होती है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है ना। ये इजीली लिगेंड्स को, जो आपके लिगेंड्स होते हैं, उनको अपने डी सबशेल में, डी ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर लेते हैं। अगला आया कलर ऑफ एक्वस आयंस, कलर ऑफ एक्वस आयंस कलर क्यों शो करते हैं? जो आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं कलर क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। तो ये जो दोनों बातें थी मैंने बहुत अच्छे से आपको ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, डी सबशेल होता है, इजीली लिगेंड्स अकोमोडेट हो जाते हैं, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फलाना ढिमकाना, सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था। कलर ऑफ एक्वस आयन, डी ट्रांजिशन होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट एक जो अपना वो रह गया, इसके बाद क्या कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? K2Cr2O7, हालांकि वो भी मैं लाया था, लेकिन थोड़ी सी चीजें बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए, लाइफ के लिए भी रह देते हैं बेटा, लाइफ का ही मजा लेते हैं। ये चीजें हमने आज कवर कर ली। पहला कौन सा है मेरा? K2Cr2O7। दूसरा कौन सा है मेरा? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये दो चीजें हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आपकी जो थ्योरी वाली थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैंने कोशिश करी अच्छे से बता दूं। अब आज के लिए इतना ही। कल अपन लाइव क्लास लेते हैं, लाइव क्लास में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए ये रहा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए ऐसे ही अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल अपने अगले लेक्चर में, एंड आई होप आपका बस 2 क्लासेस और, ठीक है, 2 क्लासेस और ये चैप्टर भी आपका खत्म है, खल्लास है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, फटाफट पी ब्लॉक को निपटाएंगे, फिर हम देखेंगे सॉल्ट एनालिसिस को निपटाने के बाद आपका इनऑर्गेनिक खत्म है। तो बेसिकली आपका 50% ट्वेल्थ की इनऑर्गेनिक खत्म होने वाली है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और तब तक के लिए मेरा नाम है वंश। थैंक यू एंड जय हिंद।